नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य नेत्र विजन पे। एनसीईआरटी क्लास 7 का ज्योग्राफी शुरू किए हैं, जिसमें छठा टॉपिक प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन चल रहा है। पिछले अध्याय में कुछ भाग इसका देखें जो आपके मेरे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है, वहां पे देख सकते हैं। अब समझते हैं आगे टॉपिक नंबर 2। वीडियो लंबा नहीं हो इसके चलते हम थोड़ा सोचे शॉर्ट में कंप्लीट कर देंगे, ये अच्छा लगेगा और आपको भी मजा आएगा। ज़्यादा टाइम क्यों देंगे, 1-1.5 घंटा नहीं दे पाता है लोग, देखते हैं सामान्यतः, तो हम सोचे कई भागों में बांट देंगे। चलिए वन को समझते हैं। भारत में वन कितने प्रकार के होते हैं, वनस्पतियां कैसी पाई जाती है एवं वन्य जीवन कौन कौन से हैं, इसे भी समझेंगे। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, आइए इसे समझते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्या होता है। इन वनों को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। ये जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है ना, इसी वन को उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं। वर्षा मतलब वर्षा जहाँ पे होगा वहां पे जो वन उगेगा तो वर्षा वन कहेंगे। चित्र 6.3 में यह घने वन भूमध्य रेखा को उष्णकटिबंध के पास पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा, यही भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। इस जगह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश लेके 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इस क्षेत्र में वन लगभग उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाया जाता है। समझे, लगभग ये क्षेत्र गर्म होते हैं, ये क्षेत्र अधिक गर्म होते हैं क्योंकि सूर्य की लंबवत किरण यहाँ पे पड़ेगी, वर्ष भर को लगभग पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी अधिक होगा, तो यह क्षेत्र गर्म होते हैं एवं पूरे वर्ष यहाँ अत्यधिक वर्षा होती है, सालों भर अत्यधिक वर्षा होती है। क्यों भाई, क्योंकि गर्मी ज्यादा होगा और समुद्र के किनारे है, समुद्र है यहाँ पे, अटलांटिक महासागर हो जाएगा जी, इस जगह प्रशांत महासागर पूरा बड़ा क्षेत्र है, इस जगह क्या है हिंद महासागर, ये सब क्षेत्र लगभग इसी बीच में है। तो सब महासागरीय क्षेत्रों में गर्मी ज्यादा बढ़ेगा, क्या होगा, वाष्पीकरण ज्यादा होगा ना, तो वाष्पीकरण वाष्प अगर ऊपर जाकर संघनन होगा फिर तो वर्षा होने है ना, तो वही बात है। अधिक तापमान एवं अधिक गर्मी क्या है, अधिक वर्षा होती है। अगर सिंपल शब्दों में कहा जाए तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक तापमान एवं अधिक वर्षा सालों भर होती है, सिंपल सा बात है। चूंकि यहाँ का मौसम कभी शुष्क नहीं होता, इसलिए यहाँ के पेड़ों की पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती, कभी शुष्क नहीं होता। शुष्क और गर्मी में अंतर है। आप सूखा कह सकते हैं किसे, जो सूखा है, गर्मी को सूखा नहीं कहेंगे। अगर गर्मी में पर्याप्त नमी है तो सूखा तो नहीं हुआ, तो अगर गर्मी है और वहां पे वर्षा भी है, आर्द्रता भी है, तो उसे आप शुष्क मौसम नहीं कहेंगे। शुष्क मौसम कैसा होगा भाई, आपका होठ फटने लगेगा, पूरा सब चीज सूख जाएगा, सुखाड़ होगा, नमी है ही नहीं, वर्षा है ही नहीं, तो उसे सुखाड़ कहेंगे, समझे। अब सालों भर पानी यहाँ पे है, तो अब इसलिए यहाँ के पेड़ के पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है, एक आध पत्ता गिराती है, पत्ता वर्ष भर इसमें मतलब हरा भरा ये जंगल रहेगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। सदाबहार, यहाँ पे सालों भर बहार छाई हुई रहती है ना, पूरा इधर फिगर में देख के समझिएगा, देखिए कितना हरा भरा जंगल है, सालों भर ये ऐसा ही दिखेगा, समझे, सालों भर आपको ऐसा ही दिखेगा। और मान लीजिए यहाँ पे वर्षा है, तापमान है, ऊर्जा भी अधिक मिल रहा है, पत्ता भी बड़ा बड़ा है, सालों भर पत्ता भी है। अब मान लीजिए काटने वाला कोई है भी नहीं, जंगल है, काटने वाला नहीं, तो इतना ज्यादा पेड़ वनस्पतियां होगा कि बहुत ज्यादा घना होगा। काफी घने वृक्षों की मोटी बितान के कारण दिन के समय भी सूर्य का प्रकाश वन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। इतना ज्यादा घना है सर, इतना ज्यादा घना है कि जमीन का निचला हिस्सा में प्रकाश सूर्य की किरण पहुंच ही नहीं पाता है, सूर्य का किरण पहुंच ही नहीं पाता है जमीन पे, समझे। यहाँ पे जमीन है, यहाँ पे क्या है, अरे ये फिगर भी से बता सकते हैं हम, ये फिगर है। अब मान लीजिए ये जंगल है, जंगल का ये निचला हिस्सा देख रहे हैं ना आप,
जहाँ पे तनाव होता है वहां पे सूर्य की किरण पहुंचवे नहीं करते, इतना घना है ये जंगल, समझे। इसलिए वहां पे पौधा भी चेंज हो जाएगा, वहां पे कीट भक्षी सब पाया जाएगा। एक सेकंड, समझे। पत्तियां पूरी तरह नहीं, इसे कहते हैं ठीक से, जो मोटी सूर्य की प्रकाश बन के अंदर तक नहीं पहुंच पाता है। आमतौर पर यहाँ दृढ़ काष्ठ वृक्ष जैसे रोजवुड, आबनूस, मोहोगनी आदि पाए जाते हैं। क्लास 6 में भी इसे समझे थे कि यहाँ पे जो सदाबहार वन है, यहाँ पे जो वनस्पति पाई जाएगी कैसा भाई, रोजवुड, आबनूस, मोहोगनी। तो आपको पूछे इनमें से कौन सा वृक्ष सदाबहार वृक्ष का उदाहरण है, या फिर ऐसा पूछे कि ये इनमें से कौन सा वनस्पति सदाबहार वनस्पति का उदाहरण है, उनमें से एक ही ये सब रहेगा, तो आप क्या मारिएगा, यही सब मारिएगा। इसलिए ये सब याद होना चाहिए, ये आपको अभी छोड़ेगा नहीं जब तक आप मतलब ज्वाइन नहीं कर जाते हैं। जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, अगर जीएस उसमें पूछता है तो ये सब आपको पीछा नहीं छोड़ेगा, समझे। रोजवुड, आबनूस, मोहगनी, नीम तो पतझड़ वन का उदाहरण है। ये सब बात है, ये सब वनस्पति पाई जाती है, ये गाछ का नाम है। जैसे अब सर बोलिएगा तो रोजवुड क्या होता है, तो आप पूछेंगे, मास्टर पूछते हैं आम क्या होता है, नीम क्या होता है, तो आम जैसे एक वनस्पति है, नीम जैसे वनस्पति है, सागवान जैसे वनस्पति है, उसी तरह एक वनस्पति रोजवुड है, आबनूस है, मोहगनी है। सिंपल सा बात है। अब पढ़ते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, मतलब कटिबंध कौन सा, उष्णकटिबंध। कहाँ पे सर, यही वाला क्षेत्र में। अभी उष्णकटिबंधीय में है, उष्णकटिबंधीय में, लेकिन कहीं घना जंगल था जिसे सदाबहार वन कहते थे, लेकिन कहीं साल भर में एक बार पत्ता गिरा देती है, उसे क्या कहेंगे, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पत्ता, पर्ण मतलब पत्ता, पाती मतलब गिराना, समझे। तो पर्णपाती मतलब पतझड़ वाला वन, पत्ता गिराने वाला वन। पत्ता गिराने वाला वन कौन है, सिंपल सा बता, आपके घर में जो पाया जाता है नीम, उत्तर भारत के मैदान में नीम, आम, कटहल, शीशम, सखुआ, महुआ, ये सब क्या है, ये सब पतझड़ वन है ना। तो यही बात है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन मानसूनी वन होते हैं। मानसूनी, अब मानसूनी आपने यहाँ क्या वर्षा होता है बिहार में, बारिश, कैसा बारिश, मानसूनी वर्षा। मानसूनी मतलब समय पे, समझे। एक समय आता है सितंबर, अगस्त, सितंबर वाला महीना, जो जबरदस्त बारिश, फिर बारिश साल भर का, एक आध छीट फूट बारिश होता है, लेकिन मैक्सिमम बारिश सालों भर होता है नहीं। तो मौसमी बारिश होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मानसूनी वन कहते हैं। जो भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में पाए जाते हैं। तो मानसूनी वन कहाँ पे पाया जाता है सर, भारत के बड़े हिस्से में, पूरा उत्तर भारत का मैदान हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब प्लेट्यू वाला एरिया भी है ना, या पूर्वी घाट पर्वत के समांतर जितना भी, यहाँ पूरा उड़ीसा तक, यहाँ पे लगभग पतझड़ी वन भी पाया जाएगा। आप पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान को छोड़ दीजिए, और राजस्थान और तेलंगाना को छोड़ दीजिए, और पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, तो लगभग पूरा भारत में कैसा वन पाया जाता है सर, तो पतझड़ वन या पर्णपाती वन या फिर मानसूनी वन पाया जाता है। एक के बात है, सबका मतलब एक ही है, समझे। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं। इस क्षेत्र में मौसमी परिवर्तन होता है। आप देखेंगे उत्तर भारत के मैदान में कभी धूप, कभी छाया, कभी वर्षा का दिन, कभी ठंडी के दिन, कभी गर्मी के दिन। तो ये मौसम चेंज हो रहा है, एक के समान सालों भर मौसम हुआ। अगर सालों भर मौसम एक के तरह नहीं रहेगा सर, जलवायु परिवर्तन होगा, तो आप क्या वाला टॉपिक में कल जो इसी का आगे पढ़ाए थे, उसमें क्या बोले थे, जलवायु परिवर्तन मतलब वनस्पति परिवर्तन। आप सोचिए कि साले भर में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो साले भर में दूसरा पेड़ उग जाएगा वहां पे, नहीं, वही वृक्ष अपने आप को इस प्रकार ढाल लिया है कि सब गुण उसी में पाया जाएगा, कभी पत्ते गिरा देगा वो, समझे। तो ये बात होता है, उसे मानसूनी वृक्ष कहेंगे। जल संरक्षण रखने के लिए, जल संरक्षित रखने के लिए, जल को अपने शरीर में बनाए रखने के लिए
जल कौन बनाए रखेगा भाई शरीर में? जल, गाछ वृक्ष। जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झाड़ देते हैं। यहाँ जो वृक्ष पाए जाते हैं जैसे आम, नीम, महुआ, शीशम, पीपल, ये सब वृक्ष क्या करेगा? जैसे गर्मी होगा, शुष्क समय आएगा, सूखा समय, बारिश नहीं, तापमान रहेगा जो, समझे, लेकिन सूखा मौसम रहेगा और बारिश का कोई संभावना नहीं है, तो उस मौसम में वाष्पोत्सर्जन पत्ता से होगा, तो नमी कहाँ बच पाएगा शरीर में? जब नमी नहीं बच पाएगा तो गाछ मर जाएगा ना जी। इसलिए ये पेड़ तेज निकलता है, 2 कदम तेजी से सोचता है और बोलता है कि न पत्ता रहेगा न वाष्पोत्सर्जन क्रिया होगा। तो शरीर में अपने नमी को बनाए रखने के लिए मानसूनी वन अपने पत्ते को वर्ष में एक बार गिरा देती है, इसलिए तो इसे पतझड़ी वन कहते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले दृढ़ काष्ठ वृक्ष में साल हो जाएगा, सागवान होगा, नीम, शीशम, आम, और कौन होगा भाई? जितना भी कटहल, ये जो उत्तर भारत के मैदान में आपको जितना भी वनस्पति गाछ दिख रहा है, मैक्सिमम क्या है? यही है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। दृढ़ काष्ठ वृक्ष फर्नीचर या यातायात एवं निर्माण सामग्री बनाने के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। इस वन में, मतलब पर्णपाती वन में दृढ़ काष्ठ वाला वनस्पति पाया जाएगा, समझे, जैसे साल, शीशम, नीम, ये सब निर्माण कार्य में यूज किया जाता है ना जी। पलंग बनाएगा लोग, टेबल कुर्सी दिस दैट बनाएगा, किवाड़ बनेगा, तो निर्माण कार्य में उपयोग है। जहाज, पानी वाला जहाज बनेगा ना, ट्रेन, रेलवे में काम लाया जाएगा। इन प्रदेशों में आमतौर पर पाए जाने वाले जानवर है, जानवर कौन कौन है? बाघ यहीं पे पाया जाएगा, शेर, हाथी, गोल्डन लंगूर एवं बंदर आदि, ये सब पाया जाएगा। कहाँ पे? यही वन में पाया जाएगा। कौन सा वन में? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। इसलिए तो झारखंड में, बिहार का भी वाल्मीकि नगर, या फिर मध्य प्रदेश का जितना भी टाइगर रिजर्व है या फिर जो भी है, समझे, या तो वन जितना भी जंगल है वहां पे जितने भी जीव पाए जाते हैं, यही सब जीव आपको देखने को मैक्सिमम मिलेगा, समझे। ये सदाबहार वन में नहीं के बराबर पाया जाता है, क्योंकि डेली बारिश होगा तो परेशान हो जाएगा ये सब जीव, समझे। तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती जंगल में पाया जाएगा, वहां पे दूसरा जीव पाया जाएगा। ये सब भी हल्का फुल्का पाया जाएगा, लेकिन दूसरा जीव पाया जाएगा। अब शीतोष्ण सदाबहार वन को समझते हैं। शीतोष्ण में भी सदाबहार वन होता है। शीतोष्ण कटिबंध किसे कहते हैं? आइए पहले उसे समझ लेते हैं। ये क्या है भाई? धरती है सर। ये क्या है? विषुवत रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा। इस बीच के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। उष्ण मतलब गर्मी, कटिबंध क्षेत्र, गर्म वाला कटिबंध क्षेत्र, समझे। इसके बाद यहाँ से 23.5 से 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है, दक्षिणी गोलार्ध में या फिर उत्तरी गोलार्ध में भी ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र कैसा है भाई? ये क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ सभी दिन तापमान लगभग समान होता है, सामान्य होता है ना जी। ज्यादा ना ठंडी ना ज्यादा गर्मी। इटली, ब्रिटेन, ये सब जगह ना, यूरोपीय कंट्रीज में पाया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सालों भर एक जैसा तापमान ना। ऑस्ट्रेलिया का नहीं चला, न्यूजीलैंड आप कह सकते हैं। न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया तो खैर कर्क रेखा के आसपास आ जाएगा, समझे। मकर रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा के आसपास आ जाएगा, समझे। तो ये बात है। तो शीतोष्ण कटिबंध वाली ये समझे, ये क्षेत्र 23.5 से 66.5 उत्तरी गोलार्ध, 23.5 से 66.5 दक्षिणी गोलार्ध वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध। तो सर ये जो बचा इसे क्या कहेंगे? इसे शीत कटिबंध कहेंगे। क्या? शीत मतलब बर्फ होगा, या ठंडा कटिबंध, शीत कटिबंध कहेंगे। उष्ण कटिबंध, फिर आया दोनों गोलार्ध में शीतोष्ण कटिबंध, उसके बाद आया दोनों गोलार्ध में ध्रुवीय क्षेत्र में शीत कटिबंध ना। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेश, ये मध्य अक्षांश है ना, बीच वाला अक्षांश के तटीय प्रदेश में स्थित है। तट प्रदेश किसे कहते हैं सर? ये देश है कोनो, मान लीजिए ये कहां से घिरा हुआ है? समुद्र से लगा हुआ है, तो मतलब तट से लगा हुआ है, तो इसे क्या कहेंगे? तटीय प्रदेश कहेंगे। तो शीतोष्ण सदाबहार वन मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में स्थित 6.7 में दिखाया गया है। सामान्यतः महाद्वीप के पूर्वी किनारे पर पाए जाते हैं।
महाद्वीप का, कोई भी महाद्वीप है ना, जैसे उत्तरी अमेरिका ले लीजिए, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी हिस्सा अटलांटिक महासागर वाला, पश्चिमी हिस्सा न, क्योंकि पश्चिमी हिस्सा में दूसरा रीजन है ये, पश्चिमी हिस्सा में क्या होता है, ठंडी जलधारा बहती है, ठंडी जलधारा बहती है, जिसके कारण वनस्पति को चेंज कर देगा, पूरा मरुस्थल बना देगा, ठंडी जलधारा, बारिश होने नहीं देगा, समझे, आमतौर पर नहीं होने देता। इसलिए जहां पे भी आप मरुस्थल देखेंगे वहां का मैक्सिमम स्थिति यह है कि वह महाद्वीप के पश्चिमी क्षेत्र में है। अगर बारीकी समझेंगे, बाद में कभी चर्चा करेंगे उस टॉपिक पे, जब जीएस क्लास पढ़ाएंगे तब बाद में बताएंगे कि आखिर मरुस्थल यहीं पे क्यों हुआ, क्या रीजन रहा कि वहां पे मरुस्थल हो गया। चाहे आप थार ले लीजिए, सहारा ले लीजिए, या अटाकामा ले लीजिए, या फिर जो भी हो, विक्टोरिया डेजर्ट ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया वाला, जो भी हो वही हाल है। समझे, समझते जा रहे हैं ना। तो ये पूर्वी किनारों पर पाए जाते हैं, जैसे अटलांटिक महासागर में पाया जाएगा, अटलांटिक महासागर के किनारे वाले क्षेत्रों में पाया जाएगा। जैसे दक्षिणी पूर्व अमेरिका, दक्षिणी पूर्व अमेरिका में पाया जाएगा, दक्षिण चीन एवं दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में पाया जाएगा। यहाँ बांज, चीड़ एवं यूकेलिप्टस जैसे दृढ़ एवं मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। बांज होता है वनस्पति, समझे, चीड़ वनस्पति होता है, यूकेलिप्टस एक वनस्पति होता है। जैसे दृढ़ मुलायम दोनों प्रकार के पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पे, शीतोष्ण सदाबहार वन में, समझे। शीतोष्ण कटिबंधीय है लेकिन वो सदाबहार वन है। अब सच्चे शीतोष्ण पर्णपाती वन, अब बीच में जहां पे तट नहीं होगा तो पर्णपाती होगा, मौसमी वर्षा होगा तो शीतोष्ण पर्णपाती वन। समझ में आ रहा है चीज, आप सिंपल सा समझिए। शीतोष्ण सदाबहार, समुद्र के किनारे सालों भर नमी पर्याप्त मात्रा में रहा, लेकिन वो शीतोष्ण कटिबंध में है, शीतोष्ण सदाबहार वन। लेकिन बीच वन है, अमेरिका के बीच में जाएंगे, या फिर ब्राजील के अंदर निचला अर्जेंटीना में जाएंगे ना, अर्जेंटीना तो चलिए शीत में हो जाएगा, ब्राजील का निचला हिस्सा दक्षिणी पूर्वी ब्राजील में जाएंगे तो वहां पे कैसा वनस्पति पाया जाएगा भाई, शीतोष्ण पर्णपाती पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि वहां पे सालों भर बीच में बारिश तो नहीं होगा अपन, तो उच्च अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं। ये उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया। यहाँ दक्षिण पूर्वी, मान लीजिए ये अमेरिका है, दक्षिण पूर्व अमेरिका ये हो गया, ये अमेरिका दक्षिण पूर्वी अमेरिका हो गया। ये तो उत्तर पूर्वी अमेरिका हो गया ना, कनाडा वाला हिस्सा वही बात है। उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। कौन सा, शीतोष्ण पर्णपाती वन। ये अपनी पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, यहाँ पे भी पत्ता गिर जाएगी, समझे। यहाँ पाए जाने वाले पेड़ हैं बांज, एस, बीच आदि। हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के आम जानवर हैं। कौन कौन सा जानवर पाया जाएगा ये जंगल में भाई, हिरन, लोमड़ी, भेड़िया, ये सब पाया जाएगा। फेजेंडा तथा मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पाए जाते हैं। फिजेंट बोलता है, फिजेंडा बोलते हैं, फिजेंट एवं मोनाल जैसे पक्षी भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, शीतोष्ण पर्णपाती वन में। यह है ना, फिजेंट ये है, और क्या है, मोनाल, ये पक्षी कितना खूबसूरत पक्षी है। अब भूमध्य रेखीय वनस्पति को समझते हैं। क्या समझेंगे, भूमध्य रेखीय वनस्पति, भूमध्य सागर कहाँ पे है सर, धरती पर आए, यहाँ है भूमध्य रेखा। और क्या है सर, यहाँ पे एक महाद्वीप है जिसका नाम है अफ्रीका। ये पूरा क्षेत्र लगभग एशिया है। यहाँ उत्तरी अमेरिका यहाँ पे है, इधर दक्षिणी अमेरिका हो गया, दक्षिणी अमेरिका है, ये ऑस्ट्रेलिया है ना, यही ना जी। और उसके बाद महासागर, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ये हिंद महासागर, इंडिया का निचला वाला हिस्सा बंगाल हिंद महासागर हो गया, ये वाला क्षेत्र, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये सब है। थोड़ा मैप में इधर उधर हुआ। ये जो बीच वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे एशिया और यूरोप और इधर अफ्रीका के बीच में जो क्षेत्र दिखता है ना, उसे क्या कहते हैं, भूमध्य सागर कहते हैं। क्या कहते हैं, भूमध्य सागर, समझे। यही भूमध्य सागर से यहाँ पे एक है लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने के लिए एक नहर बनाया गया था।
1869 में जब गांधी जी का जन्म हुआ है, समझे। उस नहर का नाम है स्वेज नहर। स्वेज नहर, समझे। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पहले यूरोप से व्यापारी इधर से आती थी यहाँ भारत, लेकिन अब नहर बन गया है स्वेज नहर, तो इधर से तुरंत इधर पहुंच जाते हैं यूरोप या अमेरिका, समझे। तो रास्ता को आसान बनाने के लिए स्वेज नहर बनाया गया था। चलिए उस को छोड़ते हैं और समझते हैं कि ये था क्या, भूमध्य सागर। सिंपल सा बात है, भूमध्य सागर नहीं जानते हैं सर, भूमध्य सागर ये वनस्पति। अब यहाँ पे वनस्पति कैसी पाई जाएगी ये समझते हैं। आप जान चुके हैं कि महाद्वीपों के पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी किनारों के अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार एवं पर्णपाती पेड़ों से ढके हैं। आप जानते हैं, पहले ही पढ़ चुके हैं, ये जो महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग, महाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग में कैसा बने, अधिकांश भाग शीतोष्ण सदाबहार पर्णपाती वन पाया जाएगा या फिर पर्णपाती पेड़ पाया जाता है। आपको पिछले अध्याय में भी समझा दिया, पिछले अध्याय में, इससे पहले समझा चुके हैं, वही बात है। महाद्वीपों के पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी किनारे भिन्न है। महाद्वीप का कोई भी महाद्वीप का जैसे मान लीजिए ये अमेरिका है, अमेरिका के पश्चिमी हिस्सा या फिर कोई भी महाद्वीप यह पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी मतलब दक्षिण नीचे होता है दक्षिण, अब पश्चिम मतलब ये एरिया, जैसे भारत का दक्षिण पश्चिम किसे कहेंगे, ये से कहेंगे, ये केरल वाला क्षेत्र को दक्षिण पश्चिम कहेंगे, समझे। तो वही बात है कि महाद्वीप के पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम किनारे भिन्न है, यहाँ भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है। चित्र 6.1 में दिखाया गया है, ये शायद है, यही है, समझे। यहाँ अधिकतर यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागर के समीप वाले प्रदेश में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा भूमध्य सागर ही, समझे। ये वनस्पतियां भूमध्य सागर के बाहरी प्रदेशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिण पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका एवं दक्षिण पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है, समझे। सिंपल सा बात है, अगर आपको मैप का ज्ञान होगा ना, जो बात आप मेरे मुंह से सुन रहे थे आपके दिमाग में चल रहा होगा, अरे यहाँ पे बात है अर्जेंटीना का बात हो रहा है या फिर ऑस्ट्रेलिया का बात हुआ, तो ये सब जगह आपके दिमाग में होना चाहिए, समझे। और नहीं तो मैप तो एक बार पढ़ाना ही पड़ेगा, हम पढ़ाएंगे, मानचित्र भी पढ़ा देंगे ढंग से। इन प्रदेशों में गर्म शुष्क ग्रीष्म एवं वर्षा वाली मृदु शीत ऋतु होती है, समझे। यहाँ ठंडी दिन में वर्षा होगा, शीत ऋतु में होती है, मृदु शीत ऋतु होती है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून एवं अंगूर, यहाँ पे रस भरा हुआ जितना भी वनस्पति है, जैसे संतरा में, नींबू में, ये सब में, या फिर अंजीर में, ये सब में क्या पाया जाता है, नमी ज्यादा है ना जी, निचोड़िएगा तो जूस निकलेगा ज्यादा ना, संतरा सब में नहीं निकलेगा हो। जैतून, अंगूर भी देते हैं, मतलब ऐसा वनस्पति जिसको खाने में मीठा लगे, मीठा नहीं भी लग रहा है, खट्टे लग रहा है, लेकिन नमी अधिक है, उसमें रस है, रस भरा फल पाया जाएगा, समझे। ये क्या नाम है, भूमध्य सागरीय वनस्पति में, समझे। नींबू वंश मतलब ट्रेस के फल पैदा किए जाते हैं, यहाँ पे नींबू वंश का जितना भी फल होगा जिसमें रस होगा वो सभी पाए जाएंगे, क्योंकि लोगों ने अपनी इच्छा अनुसार कृषि करने के लिए यहाँ की प्राकृतिक वनस्पतियों को हटा दिया है, यहाँ वन्य जीवन कम है, समझे। अब यहाँ पे जनसंख्या का दबाव हुआ, वन्य जीवन में जो भी, अब मान लीजिए लोग बड़े पैमाने पर संतरा खेती करने लगा, अंजीर का खेती करने लगेगा, जैतून का, अंगूर का, नींबू वंश का, सभी जो भी बीज वृक्ष है सभी का खेती करने लगेगा, तो वन्य जीवन संभव हो पाएगा, क्योंकि उसको वन्य जीवन तभी संभव है, प्राकृतिक वन्य जीवन जहाँ पे मानवीय गतिविधि कम है। वन्य जीवन में कौन, जंगली जीव रहेगा, जंगली जीव जहाँ पे मानव है तो वहाँ जंगली जीव रहेगा जी, नहीं रहेगा, ऑब्वियसली दोनों में से एक ही रहेगा, इसलिए तो जंगली जीव खत्म हो रहा है प्राकृतिक आवास के विनाश के चलते। शंकुआधारी वन को समझते हैं, कितना बड़ा टॉपिक है वनस्पति,
अब समझते हैं शंकुधारी वन। मतलब शंकुधारी वन, जो वन शंकु के आकार का होगा वो वन कहाँ पे पाया जाएगा, किस अवस्था में पाया जाएगा, इसे समझ। शंकुधारी वन उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश, जैसे 50 से 70 डिग्री उत्तरी अक्षांश, भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा 50 से 70 डिग्री अक्षांश यहाँ के आसपास होगा, समझे। 50 से 70 डिग्री में भू क्या है भाई, एक सेकेंड, में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। बहुत सा बड़ा शंकुधारी वन पाया जाता है 50 से 70 के बीच में, समझे। चित्र 6.13 में दिखाया गया है, इसे देखेंगे बाद में। इन्हें टैगा भी कहते हैं, इस वनों को टैगा वन भी कहा जाता है, टैगा कहेंगे ना। ये वन अधिक ऊंचाई पर भी पाए जाते हैं। ये टैगा वन जो है अधिक ऊंचाई पर भी पाया जाता है, क्योंकि आप देख रहे हैं 50 से 70 के बीच में तापमान कितना रहेगा सर, 10 डिग्री 8 डिग्री, कभी कभी बर्फबारी होगा सर। तो ये 50 से 70 के बीच का तापमान है, और वो तापमान सर जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ेंगे तो वो तापमान ऊंचाई पर भी मिलेगा। इसलिए पर्वतीय क्षेत्रों में, जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी पे, या फिर एंडीज पर्वत वाला, ये सब श्रेणी है, वहां पे भी यही टैगा वन या शंकुधारी वन पाया जाता है, समझे। क्योंकि वहां पे भी तापमान कम होगा, तापमान कम मतलब शंकुधारी वन, समझे। इन्हीं वृक्षों को सलीमा ने हिमालय में प्रचुर मात्रा में देखा था। जो सलीमा ने कहां पे, जो शुरू में बताए थे कल के टॉपिक में, सलीमा ने हिमालय क्षेत्र में वन देखा था। कैसा, यही वन शंकुधारी यानी टैगा वन को प्रचुर मात्रा में देखा था। ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं। इन वृक्षों के काष्ठ का उपयोग लुगदी बनाने के लिए किया जाता है, जो सामान्य तथा अखबारी कागज बनाने के काम में आती है, समझे। लुगदी बनेगा, यहीं पे एक जीव वनस्पति पाया जाता है बीलू, उसी बीलो वृक्ष के, बीलो वनस्पति के मतलब लकड़ी से बैट बनता है, खेलने वाला बैट, समझे। हल्का होता है और स्ट्रांग होता है, समझे। तो वो शंकुधारी वन यानी टैगा वन के वनस्पति से ही बैट भी बनता है, खेलने वाला बैट, हॉकी, ये सब यहीं से बनेगा। लुगदी बनेगा, लुगदी से पेपर कागज ये सब जो बनता है ना, तो शंकुधारी वन का वृक्ष से ही बनेगा, समझे। नरम काष्ठ का उपयोग माचिस एवं पैकिंग के लिए, बक्से बनाने के लिए भी किया जाता है। ये जो अनार का पैकेज आता है भाई, अनार का डिब्बा आता है, या फिर सेब का डिब्बा, ये लकड़ी वाला नहीं देखे हैं जी, हल्का लकड़ी होता है, समझे। हल्का लकड़ी, मुलायम लकड़ी होता है, तो उसमें क्या बनेगा, बक्सा बनेगा, और क्या बनेगा, माचिस की तीली बनेगा। ये सब चीड़, देवदार आदि इन वनों का मुख्य पेड़ है। चीड़ है, देवदार है, ये आबनूस है, एक आबनूस पेड़ होता है, आबनूस, हाँ आबनूस नहीं, आबनूस मंगनी तो वहां पे हो जाएगा सदाबहार वन। चीड़ है, देवदार है, बीलो है, ये सब वनस्पति शंकुधारी वन में पाया जाएगा। यहाँ सामान्यतः रजत लोमड़ी, समझे, रजत लोमड़ी, मीक, ध्रुवीय भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं, समझे। उजला उजला दिखेगा, लंबा लंबा बाल है, ये सब जीव यहाँ पे देखने को मिलेगा शंकुधारी वन में। देख रहे हैं ना, बर्फ गिरा है, यहाँ पे बर्फ नहीं गिरा है, समझे। शंकुधारी वन ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे क्या, हिम आच्छादित शंकुधारी वन, यही वन सेम टू सेम यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे बर्फबारी हो चुका है, बर्फबारी होगा इसलिए तो ऐसे पत्ता रहेगा, सब बर्फ नीचे गिर जाएगा, पत्ता गिर भी नहीं करेगा। अगर ऐसे आम के पौधा की तरह पत्ता होता तो पत्ते तोड़ के गिर जाता नीचे ना, इसलिए पत्ता ऐसे बन गया है इस वृक्ष को, इसलिए टैगा वन या शंकुधारी वृक्ष कहते हैं इसको। घास स्थल और क्या है भाई, शीतोष्ण घास मैदान, और क्या है, ध्रुवीय भालू। खत्म ही कर देते हैं टॉपिक को। घास स्थल को समझते हैं। घास स्थल या उष्णकटिबंधीय घास स्थल, पहले घास स्थल उष्णकटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय, और ये घास स्थल होता है, उष्ण भी और शीतोष्ण भी होता है। उष्णकटिबंधीय घास स्थल को समझेंगे। ये वन भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग जाते हैं। भूमध्य रेखा कहाँ पे सर, 0 डिग्री अक्षांश रेखा के दोनों तरफ किसी भी ओर उग जाते हैं, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक फैले हैं, समझे। यहाँ तक फैला हुआ है, मतलब पहले सदाबहार वन पाया जाएगा, उसके बाद जो क्षेत्र होगा वहां पे
उष्णकटिबंधीय घास स्थल पाया जाएगा, ऐसा दिखेगा। बियर ग्रिल को डिस्कवरी चैनल पे देखते हैं, यहाँ पे बाघ, शेर, ये सब हिरन, वेल्डबीज यहाँ पे देखने को मिलेगा, समझे, सब शिकार कर रहा है। डिस्कवरी चैनल में देखिएगा तो वही वन के बारे में, उष्णकटिबंधीय घास स्थल है वो, समझे। चित्र 6.14 में यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल 6.14, समझे। यह वनस्पति निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्र में पैदा होती है। निम्न वर्षा है जहाँ पे और मध्य वर्षा है। क्षेत्र क्या है? उष्णकटिबंधीय। लेकिन उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या सभी जगह पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है? नहीं, कहीं पे कम वर्षा होती है। निम्न वर्षा और सामान्य वर्षा जहाँ पे होगा वहाँ घास स्तर पाया जाएगा, समझे। यह घास काफी ऊंची, लगभग 3 से 4 मीटर तक ऊंचाई तक बढ़ सकती है। 3 से 4 मीटर तक घास होती है, समझे। 3 से 4 मीटर मतलब मान लीजिए ना 3-4 मीटर, 3 दूनी 6, 7, 8 फीट तक ना जी। 8 से 10 फीट तक घास होगा, वहीं तो लोमड़ी, हिरन, जेबरा ये सब चरेगा ना जी। ये सब चरने वाला क्षेत्र होगा। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इस प्रकार का, अफ्रीका में जो सवाना घास का स्थल है, नाम क्या है? सवाना घास स्थल। ये कहाँ पे? अफ्रीका में। वो भी उष्णकटिबंधीय घास स्थल है। सामान्य रूप से उष्णकटिबंधीय घास स्थल में हाथी, जेबरा, जिराफ, हिरन, तेंदुआ, वेल्डबीज, सिंह ये सब पाया जाएगा। ये सब जानवर पाया जाता है। 6.1 में भी दिखाया भी गया है, देख रहे हैं। 6.1 में जिराफ सब दिखाया गया है, समझे। ऊपर से पत्ता खा लेगा। अब चलते हैं शीतोष्ण घास स्थल। क्या है? शीतोष्ण घास स्थल। शीतोष्ण कटिबंधन में जो घास पाया जाएगा शीतोष्ण घास स्थल कराएगा, जो मुलायम घास स्थल होगा, समझे। जैसे भारत का घास स्थल है, या फिर ऑस्ट्रेलिया का घास स्थल है, समझ में आ रहा है? आ रहा होगा। शीतोष्ण घास स्थल को देखते हैं। ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्र और महाद्वीपों के भीतर भागों में पाए जाते हैं। मध्य अक्षांश क्षेत्र में या महाद्वीप के भीतर। महाद्वीप मतलब अगर किसी भी अक्षांश में है, अफ्रीका है मान लीजिए, अफ्रीका के बीच में पाया जाएगा, समझे। महाद्वीप के भीतर पाया जाता है ये घास स्थल। कौन सा घास स्थल भाई? शीतोष्ण घास स्थल। यहाँ की घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है। शीतोष्ण प्रदेश में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप पाए जाते हैं, समझे। पोषक स्तर रहेगा इस घास में के मैदान में, समझे। कौन सा घास स्थल भाई बोले? शीतोष्ण घास स्थल। मुलायम घास स्थल होता है, समझे। और बता दीजिए जैसे बेल्ट प्रदेश है, डाउन्स प्रदेश है ऑस्ट्रेलिया का, या फिर कनाडा वाला एरिया है, प्रियरी घास का मैदान, वो शीतोष्ण घास मैदान है। अब कटीली झाड़ियां चलते हैं। कटीली झाड़ियां क्या होता है सर? शुष्क रेगिस्तान जैसे प्रदेशों में पाई जाती है। क्या? शुष्क रेगिस्तान जैसे थार मरुस्थल, जैसे सहारा मरुस्थल, जैसे आटाकमा मरुस्थल, जैसे मंगोलिया मरुस्थल, ये सब क्षेत्र में, समझे, कटीली झाड़ियां पाई जाएगी। उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं। महाद्वीप, किसी भी महाद्वीप के पश्चिमी किनारों पर रेगिस्तान पाया जाता है, लगभग, क्योंकि ठंडी जलधारा बहती है। ठंडी जलधारा बहेगी तो बारिश नहीं होगा, बारिश नहीं होगा तो रेगिस्तान बन जाएगा, समझे। तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण यहाँ वनस्पतियों की कमी रहती है। बहुत कम वनस्पति पाई जाती है, और वनस्पति पाई भी जाएगी तो कटीली झाड़ियों में छोटा छोटा वनस्पति पाया जाएगा। विश्व के मानचित्र पर रेगिस्तान प्रदेश को चिन्हित करें। एक ब्रह्मास्त्र सीरीज लेके आते हैं, तो एक क्लास सिर्फ हम रेगिस्तान पे लाएंगे, समझे। रेगिस्तान क्यों बना है, कौन कौन सा रेगिस्तान कहाँ पे है, और रेगिस्तान बनने का वहां पे कारण क्या रहा, सभी पे चर्चा करेंगे ब्रह्मास्त्र सीरीज में। क्या आप भारत के बड़े रेगिस्तान का नाम बता सकते हैं? क्या आपको पता है भारत का बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आपको उसमें से जो बोल रहे हैं थार मरुस्थल राजस्थान में है, वो क्या है? भारत का ही रेगिस्तान है ना। रेगिस्तान के कुछ जानवरों के नाम बताइए जिन्हें आप पहले जान चुके हैं, पहले भी जान चुके हैं। रेगिस्तान में कौन कौन जीव पाया जाएगा उसका नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, और हम आगे बढ़ते हैं। यदि आप ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे तो वह स्थान आपको अत्यधिक ठंडा मिलेगा।
ऑब्वियसली बात, ध्रुवीय प्रदेश में जाएंगे ठंडा मिलेगा। यहाँ बहुत सी सीमित प्राकृतिक वनस्पतियां मिलती है, बहुत कम वनस्पतियां मिलती है, सीमित साधन है। यहाँ केवल काई, लाइकेन एवं छोटी झाड़ियां पाई जाती है। काई पाया जाएगा, लाइकेन पाया जाएगा, छोटी झाड़ी पड़ेगा, हरा भरा हरा काई दिखेगा बर्फ पे जमा हुआ, तो वही लाइकेन, काई, छोटी झाड़ियां दिखेगा। ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होता है। ये कटिटक समय आएगा, थोड़ा सा वर्ष में एक आध महीना का समय आएगा जो ग्रीष्म ऋतु वहां का है। वहां ठंडी ऋतु तो -75 डिग्री, जैसे रूस का साइबेरिया वाला क्षेत्र 75, -75, -78, ये सब टेम्परेचर रहता है। तो वहां पे मान लीजिए -40 कभी साल भर में एक बार हो जाए तो उसका गर्मी दिन तो -40 होगा वो। तो वही बात है, ये अल्पकालीन ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होता है। क्या? काई, लाइकेन, ये सब जो होता है अल्पकालीन है। इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। ये जो वनस्पति है टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। या उच्च हिमालय पे अगर ऊंचाई पे चढ़ेंगे, बहुत ऊंचाई पे, वहां पे वनस्पति नहीं पाई जाती है, तो यही लाइकेन पाया जाएगा। समझे? क्या पाया जाएगा? अत्यधिक ठंडा में प्राकृतिक में ये काई पाया जाएगा, लाइकेन पाया जाएगा, और छोटी मतलब हरा भरा दिखेगा। समझे? बस दिखेगा और कुछ नहीं रहता है। ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तरी अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। एशिया में जैसे रूस के साइबेरिया वाले क्षेत्र में। यहाँ के जानवरों के शरीर पर मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है। कहे सर ठंडा इतना है, मोटा चमड़ा नहीं रहेगा, मोटा फर मतलब बाल नहीं रहेगा, बड़ा बाल नहीं रहेगा, तो गर्म ठंडी के कारण मर जाएगा ना सर। तो यही बात है, मोटा फर एवं मोटी चमड़ी होती है जो उन्हें ठंडी जलवायु में सुरक्षित रखते हैं, ठंडी जलवायु में रहने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पाए जाने वाले कुछ जानवर हैं सील, बलारस, क्या है वालरस, कस्तूरी बैल, ध्रुवीय उल्लू, ध्रुवीय भालू और बर्फीला लोमड़ी। समझे? ये सब बहुत बड़ा बड़ा बाल होगा, व्हाइट दिखेगा आपको, यहाँ पे पाया जाएगा। ये सब बात कौन बता रहा है? सलीमा को सलीमा के पिताजी ने। सलीमा के पिता ने उसे कुछ घने वनों के चित्र दिखाए, मतलब मोबाइल में फोटो खींच के लाए होंगे तो दिखाए होंगे। कुछ चित्रों में सलीमा ने देखा कि लोग वृक्षों को काटकर वनों को साफ कर रहे हैं। कुछ वृक्ष में देखा, जैसे WW देखे हैं, WW में एक जंगल में जाता है लखा ना, लखा कहाँ जाता है? जंगल देखने के, जंगल काटने के लिए। तो वही बात सेम टू सेम सलीमा ने देखा कि काट रहा है, कोई फोटो में देखा कि वृक्ष को काट रहा है। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते हैं। स्थानीय लोग जो जहाँ पे है वहाँ के लोग कृषि के लिए भूमि चाहिए लोगों को, मतलब खेती करने के लिए तो भूमि चाहिए, और रहने के लिए मकान कहाँ बनेगा? भूमि पे। तो अगर वहाँ जंगल है तो उसे काट दिया जा रहा है। तो वही बात बता रहे हैं ये। उसके पिता ने बताया कि स्थानीय लोग कृषि एवं आवास के लिए स्थान चाहते थे, इसलिए उन्होंने वनों को साफ कर दिया। सलीमा सोचने लगी कि अगर वनों को साफ कर दिया जाए तो वन्य जीव कहाँ जाएंगे। अगर सलीमा सोच रही है कि अगर इसी तरह वन को काटते चला जाए तो ये वन्य जीव इतना प्यारा प्यारा जो दिख रहा है ये कहाँ जाएगा आगे धरती पर से, तो इसका समूल नाश ना हो जाएगा। देखिए भारत में मोदी जी चीता लाए हैं। चीता विलुप्त हो चुका था भारत में चीता विलुप्त हो चुका था। विलुप्त घोषित अगर कोई देश किसी जीव को करता है तो कैसे करता है? अगर कोई जीव अपने प्राकृतिक आवास में 50 साल तक नहीं दिखे एक भी, तो उस जीव को उस जगह से विलुप्त घोषित कर दिया जाता है। उसी प्रकार 50 साल से नहीं दिख रहा था कौन सा जीव? चीता, इसलिए चीता को विलुप्त घोषित कर दिया था। इधर मोदी जी लाए हैं, फिर चीता का संख्या बढ़ेगा। समझे? क्या ये वन पुनः वैसा ही बन पाएंगे? अब किसी के दिमाग में, हम तो YouTube पे ऐसे देख रहे थे स्क्रॉल करते हुए, तो बोल रहे थे कि चीता काहे लाएं, कोई महानुभाव बोल रहे थे चीता काहे लाएं, ये तो मांसाहारी जीव है। उस दुर्बुद्धि आत्मा को इतना विज्ञान नहीं है, ये इकोसिस्टम एक एक जीव से बना है। हमको अचरज लगता है कि मानव ही सिर्फ रहेगा इस जीव पे, धरती पे, क्या जीवित रह पाएगा? कदापि नहीं। अगर सभी जीव
खत्म हो जाएगा तो मानव भी स्वतः खत्म हो जाएगा, एकदम लिखा खत्म हो जाएगा। उस दुरात्मा और दुर्बुद्धि को जल्दी ज्ञान दे और ज्ञान मत पेले कहां पे, यूट्यूब पे झूठे ज्ञान पेलने लगता है। क्या बोले, क्या ये वन पुनः वैसे ही हो पाएंगे? कभी नहीं हो पाएगा। अगर लोग इसी प्रकार पेड़ों को काटते रहें तो भविष्य में पर्याप्त ऑक्सीजन, जलवाष्प, लकड़ी, फल, मेवे आदि मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। क्या आम का वृक्ष खत्म हो जाएगा? क्या आम मिल पाएगा? किताब में हम लोग पढ़ेंगे कि आम ऐसा होता था ना, हम लोग नहीं, हम लोग का पोता पोती पढ़ेगा ना जी। कुछ जीव को तो हमको लगता है गिद्ध, आप लोग तो देखो नहीं किए होंगे, हम लोग के समय में था गिद्ध, अब लगभग विलुप्त हो चुका है भारत से, लेकिन कभी कभार दिख जाएगा। लगभग खत्म हो चुका है गिद्ध। तो आने वाला 20 साल बाद जो हम लोग का बच्चा होगा वो किताब में ना देखेगा जी। तो वही बात है, वो कभी नहीं देख पाएगा ना इस प्रकार का कोई पकवान या कुछ खा पाएगा। क्या आप सलीमा से सहमत हैं? क्या आप सलीमा से सहमत हैं? सलीमा जो सोच रही है कि सब कुछ काटते जाएगा, सब जंगल काटते जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ये सब में, तो हाँ भाई सहमत है। अपने दोस्तों के साथ वनस्पति एवं प्राणी जगत की विविधता में हो रही कमी पर चर्चा करें, इसके संरक्षण के बारे में कुछ सुझाव दें। समझे कैसे इसको संरक्षित किया जाए? कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये टॉपिक इतना भी बड़ा था। अभ्यास प्रश्न का भी उत्तर एक वीडियो में लाएंगे हम, जब पूरा कंटिन्यू अभ्यास प्रश्न पे चलेगा, सब प्रश्न उत्तर पे चर्चा कंटिन्यू होगा। समझे? तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे कंप्लीट करेंगे। क्या नाम है? मानवीय पर्यावरण, वनस्पति, क्या है, बस्तियां, परिवहन एवं संचार, इसे भी समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और सबका दिन शुभ हो। चलिए बाय बाय। वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए थोड़ा सा, क्या बोले आपको।